हेलो एवरीवन, दिस इज चिराग जैन। वेलकम टू 1% डेली। इस वीडियो में हम अपने यूपीएससी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल पेपर 2 को शुरू कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट हमने लिया है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे। पहले हम एक सब्जेक्ट ऑडिटिंग पेपर 1 का कंप्लीट कर चुके हैं। सो यूपीएससी ने जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के सिलेबस को डिफाइन किया है, उसको मैंने कुछ मेजर टॉपिक्स में बांट दिया है। So this is the entire syllabus, जिसमें फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, उसके बेसिक्स, देन गोल्स, देन इवोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, स्ट्रक्चर, पावर एंड कल्चर। सो इस वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? सो ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड पर्पसिव सेटअप ऑफ एनर्जीज ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल। बेसिकली जब एक से ज्यादा लोग आते हैं with some systematic setup and there is some purpose behind setting up that entity, that is known as organization. Organization is a group of people who work together in an organized way for a shared purpose। मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपस में साथ में काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं टू अचीव सम शेयर्ड पर्पस, शेयर्ड गोल और ऑब्जेक्टिव। बर्नार्ड ने ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिफाइन किया है? Organization is a system of consciously coordinated activities of force of 2 or more person। Basically एक consciously coordinated activities है, उसका system है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। That is organization। So basically जब भी हम पेपर में किसी ऑथर की डेफिनेशन को लिखते हैं, so it fetches us more marks। तो ये डेफिनेशन आसान लगी तो मैंने यहाँ डाल दी है, आप देख सकते हो कोई और भी डेफिनेशन। Now next topic is features of organization। फर्स्ट फीचर क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब कि जो लोग आपस में आ रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, उनके आपस का एसोसिएशन इज ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड इज पर्पसिव क्रिएशन। जो ये क्रिएट किया जाता है, देयर इज सम पर्पस, देयर इज सम गोल बिहाइंड क्रिएटिंग दिस एंटिटी। थर्ड वन इज प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस क्यों बोला गया है? कि देयर इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है इन ऑर्डर टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन जो आपस में लोग काम कर रहे हैं उनके आपस में बीच का कम्युनिकेशन कैसा है, दैट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड फिफ्थ वन इज रेशनल रेगुलेशंस। मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, दैट आर रेशनल। एक रेशनल तरीके से उनको बनाया जाता है, सेट किया जाता है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जरूरत ही क्या है? तो नीड कैसी है? ओवरकमिंग ह्यूमन लिमिटेशंस। देखो जहां पर कोई एक पर्सन अकेला काम नहीं कर पाता, वहीं ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है कि जहां पर एक ह्यूमन लिमिटेशन है, जो वो अकेले काम नहीं कर पा रहा है, वो क्यों ना एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आके काम किया जाए। सेकेंड इज टू मैनेज कॉम्प्लेक्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। किसी एक पर्सन के लिए शायद उसका जो काम कर रहा है उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होगा, बट जहाँ ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, सो देयर टू मैनेज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिकम्स इजी। टू इकोनोमाइज ऑन ट्रांसेक्शन कॉस्ट। ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी जरूरी है कि जहां पर हम छोटे लेवल पे काम करते हैं तो वहां पर जो कॉस्ट आती है दैट इज हायर, बट उसी काम को अगर हम लार्ज स्केल पे करते हैं तो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो अचीव होते हैं और कॉस्ट क्या हो जाती है? रिड्यूस। जो रिड्यूस द ट्रांसेक्शन कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट और रिक्वायर्ड। फोर्थ वन इज टू एग्जर्ट पावर एंड कंट्रोल। कहीं ना कहीं मार्केट में अपना स्टैब्लिश करना, पावर एग्जर्ट करना, कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है उसके लिए। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल रीजन। इंटेलेक्चुअल रीजंस का मतलब क्या है कि जैसे जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करते हैं तो देयर इज सम पर्सन जो फाइनेंस का एक्सपर्ट है, एक पर्सन है जो मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, एक पर्सन एचआर का एक्सपर्ट है। तो कहीं ना कहीं उनकी आपस में कैपेबिलिटी मिल रही है, इंटेलेक्चुअल तरीके से सब आपस में मिल रहे हैं। तो टू नीड दैट इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशन। देन रिस्क शेयरिंग। ऑब्वियसली जहां एक पर्सन पूरा रिस्क बियर कर रहा था, ऑर्गेनाइजेशन के आते ही वो रिस्क डिवाइड हो जाता है, रिस्क शेयर हो जाता है। एंड दिस सोशल ह्यूमन नीड्स लाइक एक एफिलिएशंस की नीड होती हैं विच इज फुलफिल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सब थे नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रुप बिहेवियर। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रुप बिहेवियर, एक्सप्लेन या इल्यूसिडेट या एक्सप्लेन व्हाई ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप बिहेवियर। तो उसमें क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बिहेवियर इसलिए बोलते हैं बिकॉज देयर इज अ कंपोजिशन ऑफ पीपल। ऑब्वियसली एक से ज्यादा लोग हैं जो आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। देन सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है जो इंसान है वो इंडिविजुअली कैसा बिहेव करता है, एज वेल एज वो ग्रुप में कैसा बिहेव करता है।
तो सक्सेस पूरा इस पर डिपेंड करती है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जब ऑर्गेनाइजेशन आता है तो वहाँ एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है और एक इनफॉर्मल भी। फॉर्मल मीन्स विच इज क्रिएटिंग आउट ऑफ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आपकी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां से जो क्रिएट हो रही है, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंड इनफॉर्मल मीन्स जो इंसान एक खुद क्रिएट करता है आउट ऑफ लव, आउट ऑफ फ्रेंडशिप। सो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप बिहेवियर इसलिए भी है क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं फॉर्मल और इनफॉर्मल का कॉम्बिनेशन है। ओके, सो दैट इज वाई ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अ ग्रुप बिहेवियर। नाउ एक और स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस क्यों बोला जाता है? बिकॉज हमने फीचर्स में भी डिस्कस किया था, देयर इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स जो फॉलो करने पड़ते हैं, कंप्लीट करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी स्टेप्स के कारण हम ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं एक प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया जाता है कि हमें करना क्या है और क्या अचीव करना चाहते हैं हम। अब उस चीज को अचीव करने के लिए क्या एक्टिविटीज हमें करनी पड़ेंगी, टास्क करने पड़ेंगे, उनको आइडेंटिफाई करना होता है। देन वो जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है उसको ग्रुप करते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज है मार्केटिंग से रिलेटेड, ये सारी है फाइनेंस से रिलेटेड, ये सारी एचआर से रिलेटेड। फिर उनको जॉब्स क्रिएट की जाती है कि इसमें हमें इतने जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, इतने लोग की रिक्वायरमेंट है। देन लोगों को रखा जाता है, ड्यूटीज को असाइन किया जाता है कि ये बंदा ये काम करेगा, ये काम करेगा। देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप को बिल्ड किया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जो अगर वो काम नहीं हुआ तो उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। सो इस तरीके से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया जाता है। देन फाइनली जो सारे काम होते हैं उनके आपस में एक सिंक्रोनाइजेशन सिंक किया जाता है। एंड फाइनली कंट्रोल किया जाता है कि जो हमने काम कर लिया, एक्चुअल आउटपुट कंपेयर किया जाता है हमारे स्टैंडर्ड से। एंड देन स्टेप्स हैव टू बी टेकन इफ देयर इज अ डेविएशंस बिटवीन द एक्चुअल वर्क एंड द स्टैंडर्ड वर्क। सो एक ऑर्गेनाइजेशन इन सबको फॉलो करके एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है। दैट इज व्हाई ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अ प्रोसेस। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट क्या है? फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशन विद विच बिजनेस हैज टू डील टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे फोर्सेस, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसको बिजनेस से डील करना है या बिजनेस को उनसे डील करना है टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्स्टेंट्स भी देते हैं और अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं। कॉन्स्टेंट मीन्स थ्रेट्स भी देते हैं, रुकावटें भी पैदा करते हैं, एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए। अब बिजनेस एनवायरनमेंट या ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम दो रीजन में बांट सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। देखो लेट्स सपोज जैसे दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो कुछ फैक्टर्स ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऐसे सारे फैक्टर्स को हम बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। अब कुछ फैक्टर्स जो बाहर हैं, दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दो पार्ट हम बोलते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मैक्रो का मतलब क्या है? माइक्रो फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक है, जो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे कि आपके कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, इंटरमीडियरीज, ठीक है, जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दिस इज माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एंड कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं मैक्रो फैक्टर्स या मैक्रो एनवायरनमेंट। ये हो गया मैक्रो एनवायरनमेंट, जो पूरी इकोनॉमी को, जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली नहीं या डायरेक्टली स्पेसिफिक टू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कुछ चल रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कुछ चल रहा है, सोशल एनवायरनमेंट में कुछ चल रहा है, लीगल एनवायरनमेंट में कुछ चल रहा है। सो ऑल दिस इज मैक्रो एनवायरनमेंट। तो बेसिकली क्या है? इंटर एनवायरनमेंट जैसे वैल्यू सिस्टम, मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कल्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लेबर यूनियन, फिजिकल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे अब देखो जियो है जो एयर फाइबर पे काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पास उस तरह के फिजिकल रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी हैं जो उसको एक एज प्रोवाइड कर रहे हैं बाकी कॉम्पिटिटर से। सो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। या मान लो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स की बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो ऑब्वियसली वो अच्छा काम करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो इंटरनली हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो विच आर इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में माइक्रो विच इज ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक है, लाइक हमारे ऑर्गेनाइजेशन या अदर ऑर्गेनाइजेशंस, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, लाइक
कंपटीटर्स मतलब अगर जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा हमारे सेल्स पे, परचेज पे, हमारे बैलेंस शीट पे, राइट। सप्लायर्स कैसे हैं, अगर सप्लायर्स इस तरह के हैं जहाँ पर सप्लाई शॉक्स लग सकते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं प्रोडक्शन रुक जाएगा, जो कि हमारे प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर देगा, राइट। कस्टमर्स कैसे, कस्टमर अगर हमारे लॉयल हैं तो ऑब्वियसली कुछ सेल गारंटेड रहेगी, सेल बढ़ेगी। अगर कस्टमर्स ऐसे हैं जो बहुत इजीली स्विच कर जाते हैं तो हमारी सेल्स फ्लक्चुएटिंग रहेगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक एंड विच हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। मैक्रो एनवायरनमेंट में कैसे, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं कुछ, जैसे कि देश में कैसी इकोनॉमी है, जीडीपी फिगर्स कैसे हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट कैसा है, वो इन्फ्लुएंस करेगा। पॉलिटिकल लीगल, कुछ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है या लीगल इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन है, लॉज बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहे हैं, वो थ्रेट डालेंगे बिजनेस को। टेक्नोलॉजिकल, कुछ ऐसे बिजनेस डीलिंग कर रहा है जिसमें कि बहुत टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली बदल रही है, रैपिडली चेंज हो रही है, वहाँ पर एक रिस्क रहता है हमेशा आउटडेट होने का। ग्लोबल सिनेरियो कैसा चल रहा है, सोशल कल्चर चीज़ें कैसी हैं, डेमोग्राफिक कैसा है, ठीक है। तो ऑल दिस कम्स अंडर मैक्रो एनवायरनमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैकेंजी ने ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्रेमवर्क बताया, 7 चीजें बताई हैं विच कंबाइंस टू फॉर्म अ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। इसके पीछे एक assumption क्या है, देयर आर सेवरल इंटरनल एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट नीड्स टू बी अलाइंड इफ इट इज सक्सेसफुल। उन्होंने एक अज्यूम करा कि ऑर्गेनाइजेशन के बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं और उन सबका अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उसको सक्सेसफुल होना है तो। दिस इज एन assumption। अब उन्होंने क्या करा, कुछ 7 चीजें बताई, कुछ बताया हार्ड एलिमेंट्स हैं, कुछ बोला सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं। हार्ड एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट जिनको चेंज करना और इनको डिफाइन करना आसान है। सॉफ्ट एलिमेंट्स मतलब जिनको डिस्क्राइब करना डिफिकल्ट है, एट द सेम टाइम इनको चेंज करना भी डिफिकल्ट है। हार्ड मतलब जैसे कि स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, ये बताए हार्ड एलिमेंट्स। स्किल्स, स्टाफ, स्टाइल बताए सॉफ्ट एलिमेंट्स, और उनके बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है दैट इज शेयर्ड वैल्यूज। देखो स्ट्रैटेजी सबसे पहले, विच इज एन हार्ड एलिमेंट। स्ट्रैटेजी मीन्स अ लॉन्ग टर्म प्लान, अ प्लान टू बी डिवाइस्ड एंड बिल्ड कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर कंपटीशन। स्ट्रक्चर, हु रिपोर्ट्स टू, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। सिस्टम मीन्स डेली एक्टिविटीज, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम किए जा रहे हैं, क्या डेली एक्टिविटीज है, प्रोसीजर है। स्टाइल, स्टाइल मीन्स अ लीडरशिप स्टाइल, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही। स्टाफ, ह्यूमन रिसोर्स और उनकी कैपेबिलिटीज। स्किल्स मीन्स जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं उनकी स्किल्स, उनकी कॉम्पिटेंसीज, उनकी कैपेबिलिटीज। और शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड वैल्यू मीन्स कोर वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है कि इन जो शेयर्ड वैल्यूज हैं, हमने बताया सॉफ्ट एलिमेंट्स वो हैं जिनको चेंज करना इतना आसान नहीं है। तो शेयर्ड वैल्यूज जो क्रिएट हो रही है, वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट हो रही है वो सॉफ्ट एलिमेंट से क्रिएट हो रही है, और इनका अलाइनमेंट हार्ड एलिमेंट्स होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो देयर इज समथिंग नीड टू चेंज, और क्या चेंज करना है वो आपको आइडेंटिफाई करना है एज अ मैनेजमेंट। सो दिस इज द एंटायर 7S फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गिवन बाय मैकेंजी। नेक्स्ट टर्म है वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। देखो नाम से क्लियर है, वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जहाँ स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअल कल्चर रिकॉग्नाइजेस दैट पीपल सीक टू फाइंड मीनिंग and purpose in their work and desire to connect with other human beings as a part of community। Basically जहाँ जो इंसान काम कर रहे हैं उस एंटिटी में they try to find the purpose कि वो काम क्यों कर रहे हैं, उनको एक मीनिंग नजर आता है काम करने में। That is a spiritual organization। Spiritual organization basically क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के साथ इंडिविजुअल की ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस है कि वो काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सब लोग अपना कुछ पर्पस ढूंढ पा रहे हैं, पर्पस ऑफ देयर लाइफ। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट रहता है एक दूसरे के प्रति ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ह्यूमनिस्टिक वर्क प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशन में इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता है, एक जो ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती हैं जो कि ह्यूमनली हो, ह्यूमनिस्टिक हो। देन बेनिवोलेंट, एक काम के प्रति सद्भावना रहती है, काइंडनेस रहती है। देन ओपन माइंडेडनेस, बहुत ओपन माइंडेड कल्चर रहता है। तो बेसिकली देखो ये जो दिख रहा है दैट इज पर्सनल स्पिरिचुअलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन स्पिरिचुअलिटी। पर्सनल स्पिरिचुअलिटी होगी तो जॉब सेटिस्फेक्शन आएगा, ऑर्गेनाइजेशन स्पिरिचुअलिटी होगी तो जॉब परफॉर्मेंस आएगा, और जहां दोनों कंबाइन हो जाते हैं दैट फॉर्म्स एन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब नीड क्या है स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की? पीपल वांट अ गुड बैलेंस प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में। वर्क प्रेशर है, डिमांडिंग जॉब्स हैं, तो उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए, स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए वी नीड अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सब अपना कुछ मीनिंग ढूंढे, खुद आगे बढ़ के काम करें,
मेथड्स क्या है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट किया जाता है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस में स्पिरिचुअलिटी को कैसे लाया जा सकता है। कुछ मेथड्स है। फर्स्ट वन इज एनकरेजिंग एम्प्लॉयज थ्रू कम्युनिटी बिल्डिंग। कम्युनिटी बिल्डिंग में उनको लगाया जाए, उनको एनकरेज किया जाए। ग्रुप काउंसलिंग की जाए स्पिरिचुअल मैटर्स पे, उनसे डिस्कस किया जाए कि उनकी पर्सनल लाइफ में भी सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाए जिससे कि उनका पर्सनल लेवल पे भी ग्रोथ हो। सेपरेटिंग एम्प्लॉयज टाइम फॉर द सोशल प्रोजेक्ट्स, उनको ऑर्गेनाइजेशन काम के साथ साथ सोशल प्रोजेक्ट्स में भी इंडल्ज किया जाए। सो दीज आर द फ्यू मेथड्स टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल spirituality. So next term is VUCA. VUCA basically एक business environment को define कर रहे हैं ये। V means volatility, U for uncertainty, C for complexity and A for ambiguity. Basically इस term का बस मतलब जानना important है हमारे लिए। Volatility means rate of change, मतलब change की रफ्तार, change कितना तेजी से हो रहा है। Uncertainty का मतलब होता है basically change होना। C means complexity. Complexity means जो डिसीजन लिए जा रहे हैं that becomes very complex because बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बिजनेस डिसीजंस को। Ambiguity मतलब जो डिसीजन लिए गया उसका जो आउटकम होगा, रिजल्ट होगा, वो क्या होगा। वो A भी हो सकता है, वो B भी हो सकता है, वो C भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो हमने सोच के किया वही होए। देन अब देखो इसमें ये बोला है कि जो वोलैटिलिटी अनसर्टेनिटी है उसमें मैनेजमेंट का कंट्रोल रहता है कम, बिकॉज जो चेंज हो रहा है और चेंज कितनी रफ्तार से हो रहा है उसमें मैनेजमेंट कोई कंट्रोल नहीं कर सकती, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप लिथियम आयन बैटरीज, आप ईवी बना रहे हो, राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हो और आप लिथियम आयन बैटरीज को इंपोर्ट कर रहे हो चाइना से, बट एट द सेम टाइम कुछ एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चाइना के साथ डिप्लोमेटिक कुछ प्रॉब्लम हो गई और उनका इंपोर्ट हो गया बंद, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्शन सारा रुक जाएगा। सो दिस इज अ चेंज, और वो बहुत रफ्तारी से चेंज हो रही हैं चीजें, ठीक है। सो दैट इज वाई वोलैटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी जो कंट्रोल रहता है वो कम रहता है। देन कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी बोला है कि थोड़ा कंट्रोल ज्यादा है, बिकॉज अगर डिसीजन लेना ही है तो अगर बहुत अच्छे से प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन कोलैबोरेशन पे डिसीजन मेकिंग की जाए, सारे ऑल्टरनेटिव्स को देखा जाए अच्छे से, तो डिसीजन ऐसा लिया जा सकता है जो एम्बिगुअस रिजल्ट्स ना दें। तो बेसिकली वोलैटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट का ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी पे मैनेजमेंट का कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट टर्म इज ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज। ये क्या है? एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट बाय एन इनविजिबल परमेएबल बाउंड्री। दिस बाउंड्री फिक्सेस बोथ इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट मतलब व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज टेकिंग फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, and output means what organization is giving to its environment. तो selective input of relevant information and careful supply of output to environment. Basically क्या बोल रहे हैं, जैसे ये 3 लेवल है। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग लेवल, देन कोऑर्डिनेटिव लेवल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल। बेसिकली वही हो गया टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग लेवल मीन्स जो बेसिकली रियल में ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जो भी काम है उसमें किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक लेवल मतलब पॉलिसी मेकिंग। इन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दोनों के आपस में सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेटिव लेवल। अब इनपुट्स आ रहे हैं हर लेवल पे और आउटपुट जा रहे हैं हर लेवल से, और इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट में हर लेवल पे आ रही है, एंड दिस इज द एंटायर सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टर्म इज बाउंड्री स्पैनिंग। बाउंड्री स्पैनिंग मीन्स क्रॉसिंग द बाउंड्रीज। Boundary spanning refers to reaching across borders, margins to build relationship, interconnection, interdependencies in order to manage complex issues. Spanners use various techniques of negotiation, lobbying, negotiation, alliances to deal with the environment. जैसे कि देखो जियो को कंपटीशन देने के लिए वोडाफोन और आइडिया मर्ज हुए, तो उन्होंने नेगोशिएट किया, आपस में अलायंस किया टू गिव कंपटीशन टू जियो। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ बाउंड्री स्पैनिंग, कि उन्होंने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करी टू क्रिएट अलायंस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाउंड्री स्पैनिंग, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक है न्यू नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो हमारा एनवायरनमेंट इतना रैपिडली बदल रहा है, तो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन आज के लेवल में क्रिएट हो रहे हैं तो वो कैसे हैं, उसमें क्या होता है। बेसिकली स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, आजकल एम्प्लॉय भी उतने इन्वॉल्व होते हैं जितनी मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक के अंदर इसकी कोई क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं होती, कोई रूल्स रेगुलेशन ज्यादा नहीं होते, ऑर्गेनिकली हो रहा है, जो खुद से हो रहा है, ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है। अलायंसेस किए जा रहे हैं, बहुत मर्जर एक्विजिशन होते रहते हैं कंपनीज में इन ऑर्डर टू क्रिएट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देन अथॉरिटी बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज। पहले होता था कि जो बॉस है वो बॉस ही है, आजकल ऐसा नहीं है, जो जितना कैपेबल है उसको उतनी ज्यादा अथॉरिटी दी जा रही है,
टीम वर्क पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, फ्लैटर है डिसेंट्रलाइज। तो पहले क्या होता था, ये वाला बंदा इसको रिपोर्ट करेगा, ये वाला उसको रिपोर्ट करेगा एंड ही इज हेड। बट आजकल फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन है, सब बराबर हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं, सबके पास इक्वली पावर्स, इक्वली काम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो डिसेंट्रलाइज तरीके से फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन आजकल क्रिएट हो रही हैं। देन माइंडफुलनेस ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस एंड पैटर्न्स एंड थीम्स। बेसिकली जो एनवायरमेंट में चेंज आ रहे हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है, उनके भी थीम्स को समझा जाता है और अकॉर्डिंगली एक्ट किया जाता है। these are the features of a new nature of an organization. So here we have completed our first topic, that is basics of organization theory. In next video we will discuss organization goals. So thank you so much for watching this video.